Well, friends, so we are taking up today Sri Cyber Suraksha Insurance Policy. Sri Cyber Suraksha. देखिए, the current status of the cyber crime in India is, I give you a brief data of January to April 2024 only. During this period, Indian citizens suffered losses exceeding rupees 1,750 crore due to cyber criminal activities. देखिए इंस्टांस देखिए, इंडिया में ड्यू टू साइबर क्राइम जनवरी टू अप्रैल 24 1,750 करोड़ के साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है. You can understand the speed, the way the cyber crime is increasing in the country. मेरा इससे डेटा को बताने का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि आपको ये अंदाजा लगे कि साइबर क्राइम किस तेजी से बढ़ रहा है और साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी की कितनी ज़रूरत है. बिकॉज दिस पॉलिसी इज सेलिंग लाइक हॉटकेक इन द कंट्री. लेकिन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं है कि सारी इंश्योरेंस कंपनियां या ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों के पास ये पॉलिसी है. कुछ एक कंपनियां ऐसी मार्केट में हैं जो कि साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी वो बेच रही हैं. एक और डेटा देखिए कि इंडिया में एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जिसको I4C बोलते हैं, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. इसकी रिपोर्ट है कि 7,40,000 कंप्लेंट्स लॉन्च हुई हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा मैनेज किया जाता है. मोस्ट विक्टिम्स फेल प्रे टू ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड. ज़्यादातर लोगों के साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहे हैं. गेमिंग ऐप से, एल्गोरिथम मैनिपुलेशन से, इलीगल लेंडिंग ऐप से सेक्सटॉर्शन हो रहा है, OTP स्कैम हो रहा है. अकेले 2023 में 1 लाख इन्वेस्टमेंट फ्रॉड इस पोर्टल पर रजिस्टर हुए. और आजकल तो डिजिटल अरेस्ट सबसे ज़्यादा भारी हो गया. डिजिटल अरेस्ट में तो किसी भी पर्सन को उसकी जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं उन तक को एनकेस करा करके फ्रॉड किया जाता है. डिजिटल अरेस्ट रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ रुपीज 120 करोड़ अक्रॉस 4,599 केसेस इन द इनिशियल 4 मंथ ऑफ 2024. जनवरी टू अप्रैल के 2024 के 4 महीनों में ही डिजिटल अरेस्ट के 120 केसेस, 120 करोड़ के केसेस, जो कि 4,590 यानी अराउंड 4,600 थे, दैट हैज टेकन प्लेस. यू कैन इमेजिन द वे साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री. एंड देन when the cyber crime is increasing, that means safety is required, and the only way out for the safety is insurance protection. तो कंपनी ने एक साइबर इंश्योरेंस की पॉलिसी डेवलप की. क्या है ये साइबर इंश्योरेंस? As cyber attack becomes more frequent and severe, having an effective insurance policy is essential for businesses to manage. इंडिविजुअल से ज़्यादा ऑफिसेस के लिए, बिजनेसेस के लिए, फर्म्स के लिए यह जरूरी हो गया है, क्योंकि उस साइबर इंसिडेंट्स उनके पूरे सिस्टम को क्रैश कर देते हैं और उनको जो फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं उसके अलावा वो सिस्टम रिकवर नहीं हो पाता. दैट इज मोर डिफिकल्ट. तो ये पॉलिसी डिजाइन की गई और उस पॉलिसी में की फीचर्स ये डाले गए हैं. अभी हालांकि इसको लिमिटेड मैनर में सेल किया जा रहा है, कंप्लीट पॉलिसी को सेल नहीं किया जा रहा है. हमारी कंपनी अभी उसको सिर्फ 2 प्लान बेच रही है.
ये है प्लान ए और प्लान बी। प्लान बी का सम इंश्योर्ड भी फिक्स है, प्लान बी का सम इंश्योर्ड भी फिक्स है, प्लान ए का प्रीमियम भी फिक्स है, प्लान बी का प्रीमियम भी फिक्स है और साथ में दोनों का कवरेज भी फिक्स है। अब ये आप ये कह सकते हैं कि ये प्लान लिमिटेड सेफ्टी प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि सम इंश्योर्ड भी लिमिटेड है, प्रीमियम भी लिमिटेड है, कवरेज भी लिमिटेड है। प्लान ए की अगर हम बात करें तो प्लान ए में केवल 1 लाख का सम इंश्योर्ड है, प्रीमियम उसका सिर्फ ₹688 प्लस GST है। लेकिन जो रिस्क कवर्ड हैं उनमें से सिर्फ 5-6 रिस्क मेन है। क्या है? थेफ्ट ऑफ फंड कवर होगा। थेफ्ट ऑफ फंड बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, मोबाइल वैलेट से हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट कवर होगा। साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन कवर है। सोशल मीडिया और मीडिया लायबिलिटी कवर है। और प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा ब्रीच बाय थर्ड पार्टी कवर है। दैट्स ऑल। इट मीन्स ये 5 रिस्क इसमें कवर हैं। सम इंश्योर्ड 1 लाख है, प्रीमियम ₹688 है और कोई कवरेज नहीं है। तो ये लिमिटेड पैकेज का प्लान है, प्लान ए। इससे जस्ट डबल है प्लान बी। जस्ट डबल इन द सेंस सम इंश्योर्ड भी 2 लाख है, प्रीमियम भी 1230 प्लस GST है और सेक्शंस भी इसमें 10 कवर्ड है। यानी कि जो 5 रिस्क्स बेसिक प्लान ए में कवर्ड थी, इसमें वो कैटेगरी 10 हो गई है। सम इंश्योर्ड भी डबल हो गया, प्रीमियम भी बढ़ गया। प्लान बी इज वाइटर देन प्लान ए। इसमें थेफ्ट ऑफ फंड भी कवर्ड है, आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा रिस्टोरेशन, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, लॉस ऑफ रेपुटेशन, साइबर एक्सटॉर्शन, सोशल मीडिया एंड मीडिया लायबिलिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी लायबिलिटी, प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा डिश लायबिलिटी, प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा ब्रीच बाय थर्ड पार्टी एंड स्मार्ट होम कवर। आप किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की साइबर सुरक्षा पॉलिसी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बेसिक रिस्क तो यही हैं, लेकिन इनमें सम इंश्योर्ड की लिमिट नहीं होगी और प्रीमियम की लिमिट नहीं होगी। यानी दे मस्ट बी प्रोवाइडिंग वाइडर कवरेज। हमने कवरेज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। सारी रिस्क को हमने प्लान बी में तो शामिल कर लिया है, जिसका सम इंश्योर्ड हमने सिर्फ 2 लाख ही रखा है और प्रीमियम 1230 प्लस GST है। तो आपको समझना ये है कि जब भी आप किसी को साइबर की पॉलिसी दें तो आप दोनों चॉइसेस दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिमिटेड है तो प्लान ए और ले लेंगे, कोई ऑफिस या फर्म या कंपनी ले रही है तो उनके लिए प्लान बी है। लेकिन प्लान बी में भी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख ही रहेगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अब ये रिस्क क्या है, थोड़ा सा इनका आइडिया ले लीजिए कि जो साइबर सुरक्षा की पॉलिसी में जो रिस्क कैटेगरी कवर की जाती है वो किस तरीके से कवर की जाती है। पहला है थेफ्ट ऑफ फंड। अब थेफ्ट ऑफ फंड किसी भी पर्सन का या फर्म का या कंपनी का पैसा चुराया जा सकता है या पैसा निकाला जा सकता है, जो कि बैंक अकाउंट से भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, डेबिट कार्ड से भी हो सकता है, मोबाइल वैलेट से भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो हमारे इन दोनों प्लानों में ये रिस्क कवर है और उस केस में कंपनी फाइनेंशियल लॉस जो कि इंश्योर ने सफ़र किया है उसको इंडेमनीफाई करेगी, सब्जेक्ट टू दी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट। इसके अलावा यही इंसिडेंट के और किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग। अब ये साइबर क्राइम की टर्मिनोलॉजी के नए शब्द हैं जो कि ऑर्डिनरीली आप इनको यूज में नहीं कर रहे थे। ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी फोर्जरी या रॉन्गफुल मैनिपुलेशन जो ईमेल के जरिए किया जाए। आपने देखे होंगे बहुत सारे ईमेल आपकी स्पैम में आते हैं, फ्रॉड टाइप। आपकी लॉटरी खुल गई है, इतना रुपये जमा कराओगे तो हम इतना रुपया भेज देंगे, लाइक दैट। और इवन आपको यहाँ डिनर पर इन्वाइट किया जा रहा है, फ्री डिनर होगा, आपको वहाँ इन्वाइट किया जा रहा है, फिर वहाँ पर आपके
कैसे कैसे क्या क्या किस तरीके से आपका पैसा लिया जाएगा वो ही जाने। इस तरीके के आजकल ईमेल फ्रॉड बहुत कॉमन हो गए, जो ईमेल के जरिए इन्विटेशन भी होता है, ईमेल के जरिए ही फोर्जरी भी होती है और अंकुल मैनिपुलेशन भी होता है। इसको ईमेल स्पूफिंग बोला जाता है। सेकंड है इसी में फिशिंग। ये नॉर्मली फिशी वर्ड आप यूज़ करते हैं सस्पिशियस शटारपुर चीज़ों के लिए, तो फिशिंग भी कुछ ऐसा ही है। फिशिंग के मायने टू अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपको किसी भी तरीके से बहला फुसला के या कोई भी अचानक इमोशनल करके आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो ले ली जाती है। यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, ये सारी आपके लिए मायने रखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको कि लीक नहीं करना होता है। आप किसी को भी अपना पासवर्ड क्यों शेयर करोगे, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल क्यों शेयर करेंगे? लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल करके या कोई ऐसा टेम्पटेटिव आपके लिए मेल भेज करके जिसमें कि आपको कुछ प्रलोभन दिया जा रहा है, बाकी डिटेल मांग ली कि आप अपना पासवर्ड दीजिए, यूज़र नेम दीजिए, डेबिट कार्ड की डिटेल दीजिए। तो जब ये डिटेल उनके पास पहुंच जाएगी देन इट इज़ वेरी इजी टू कमिट ए साइबर क्राइम। अगर ऐसा होता है फिशिंग के जरिए या ईमेल स्पूफिंग के जरिए आपका थेफ्ट ऑफ फंड होता है, चाहे वो बैंक अकाउंट से हो या क्रेडिट कार्ड से हो या डेबिट कार्ड से हो या मोबाइल वॉलेट से हो, तो पॉलिसी के तहत कंपनसेशन पेबल होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इश्योर्ड लिमिट प्लस रीजनेबल फी फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल केस। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, थेफ्ट ऑफ फंड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि नॉर्मली होती रहती है। आप देखोगे बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। पॉलिसी होल्डर वांटेड टू हेल्प एन इंजर्ड एनिमल। एक बंदे ने पॉलिसी ले रखी थी और वो एक इंजर्ड एनिमल की हेल्प करना चाहता था ऑन द रोड। उसने गूगल किया, एक एनिमल वेलफेयर एनजीओ की डिटेल निकाली जिसके जरिए उस इंजर्ड एनिमल के लिए हेल्प मांगी कि भाई इसको भाई हटा लीजिए, इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो उस एनजीओ ने, उसके ट्रस्ट ने उससे कुछ और डिटेल मांगी कि आप अपना नाम, एरिया, पिन नंबर वगैरह दीजिए, आप एक नेक काम करते हैं, पशु के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी थोड़ी डिटेल प्रोवाइड कीजिए। उन्होंने डिटेल ले ली और उनसे कहा कि हम ये सब काम कर देंगे, सिर्फ आपसे 5 रुपये चार्ज करेंगे, आप 5 रुपये हमें पे कर दीजिए। उस पॉलिसी होल्डर ने 5 रुपये पिन के जरिए पे कर दिया। जैसे ही 5 रुपये पे किए उसके बाद उनके यूपीआई पिन की डिटेल पहुंच गई सारी। अब वो कुछ ही मिनट के अंदर में देखते कि 3 धड़ाधड़ उसके ट्रांजेक्शन हो गए और तीनों ट्रांजेक्शन 25-25 हज़ार रुपये के हुए और उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो खाली हो गए। उसने कस्टमर ने बैंक को डिटेल कॉन्टैक्ट किया, बैंक ने कंफर्म कर दिया फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन से। उसने साइबर सेल को कांटेक्ट किया, बैंक को कांटेक्ट किया, आरबीआई को किया, इंसिडेंट रजिस्टर हो गई, लेकिन रिकवरी कहाँ पहुंच गई? तो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया? मीडियम ऑफ फ्रॉड ट्रांजैक्शन, यूपीआई की डिटेल ले ली, लॉस लोकेशन। ये गुजरात का केस है जो कि एक्चुअली हुआ है। तो ये बहुत आसान हो गई हैं आजकल चीज़ें। राजस्थान में एक पर्टिकुलर बेल्ट है मेवात, जहाँ पर कि अभी 1200-1300 लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व थे, जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, जिनको कि ये जो पूरा के पूरा वो एरिया ये मानता ही नहीं है कि ये क्राइम है। दे ट्रीट इट एज ए प्रोफेशन। दे हैव बीन अरेस्टेड रिसेंटली ओनली इन दिस मंथ। चलिए, अगला है कैटेगरी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके रिसेंटली जो हुए हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये रिस्क कवर है जिसको हम बोलते हैं थेफ्ट ऑफ फंड। ये आपके
बैंक अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से आपके पैसे निकाल सकते हैं, और ये हमारे प्लान ए और प्लान बी दोनों में कवर्ड है। सेकेंड कैटेगरी है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये आइडेंटिटी थेफ्ट के मायने क्या है? अगर आइडेंटिटी थेफ्ट से भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के तहत जो फाइनेंशियल लॉस हुआ उसको पे कर देगी, सब्जेक्ट टू पॉलिसी कंडीशंस। लेकिन विद इन 72 आवर्स इंटीमेशन आ जानी चाहिए और कंफर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर होना चाहिए कि हाँ उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट से लॉस हुआ है। कैसा हो सकता है? क्योंकि रीजनेबल एंड नेसेसरी कॉस्ट जो कि पे होनी है वो किसके लिए होगी? क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विस के लिए, प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल केस के लिए, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रीटमेंट के लिए। तो आइडेंटिटी से भी आपका मनी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं मैं आपको। Insured was contacted by bank regarding the EMI payment of a loan taken by him. बैंक ने एक पर्सन को जिसने साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी कांटेक्ट किया कि आपने जो लोन ले रखा है बैंक से उसकी EMI आपकी नहीं आ रही है। Insured was not aware of any such transaction and had fallen victim to an incident to identity theft whereby account was created in his name and a loan taken without his knowledge. जिस पर्सन को बैंक ने फ़ोन किया कि आपके लोन की EMI नहीं आ रही है, वो सुन के चौंक गया, बोला मैंने तो लोन लिया ही, मैंने तो कभी आपके बैंक से कोई लोन लिया ही नहीं, तो मैं EMI क्यों पे करूँगा? बैंक ने उनको कंफर्म किया ये आपका नाम है, ये आपका अकाउंट नंबर है, इसमें से आपने इतने अमाउंट का लोन लिया है, इस तारीख को लोन लिया है, आप 3-4 EMI के लिए डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं क्योंकि आपने EMI पे नहीं की है। वो पर्सन ही सुन के चौंक गया। उसे पता लगा कि उसका कोई आधार कार्ड वगैरह या कोई पैन कार्ड या कोई और सेंसिटिव डिटेल किसी पर्सन ने ले ली। उससे उस बैंक में खाता खुलवा लिया, खाता खुलवा के उस पर थोड़ा अमाउंट का लोन भी ले लिया क्योंकि सारे आइडेंटिटी डिटेल तो आई गई उसकी। लोन ले लिया और लोन लेने के बाद वो फरार, प्रॉफिट चक्कर। EMI देने का मतलब ही नहीं क्योंकि उसकी ना तो आइडेंटिटी थी ना उसके नाम से था, जो कुछ था इन सज्जन के नाम से था। His credit score was also impacted due to non-repayment of loan. उसका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो गया। अब ये आइडेंटिटी थेफ्ट कैसे हुई? मेरा आधार कार्ड या मेरा पैन कार्ड या मेरा राशन कार्ड या मेरे वोटर ID कार्ड से इस तरीके की सेंसिटिव डिटेल लेकर के और आप वो उसको एक कॉपी बैंक में सबमिट करके एक बैंक खाता खुलवा लेते हैं, फिर उस पर लोन भी ले लेते हैं किसी अपने ही आदमी से गारंटी दिलवा करके, और फिर आप फरार हो जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन इट। इसलिए इस तरीके के क्राइम बढ़ रहे हैं और इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, इनको कंट्रोल करने का कोई लॉ नहीं है। और एक बार जिस आदमी ने क्राइम किया वो फरार हो गया, वो पकड़ में भी नहीं आता। दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर आता है डेटा रीस्टोरेशन या मालवेयर डिकंटेमिनेशन। अगर किसी भी साइबर क्रिमिनल ने आपका डेटा चुरा लिया है या डेटा स्क्रैप कर दिया है तो वो आपका सिस्टम हैक हो गया, और ऐसे इंसिडेंट होने के बाद जब तक कि वो डेटा रिस्टोर नहीं होगा या डिकंटेमिनेट नहीं होगा तब तक वो सिस्टम काम करेगा ही। और कितने ही ऑफिसों के कितने सेंसिटिव डेटा होते हैं, बैंक्स का है, इंश्योरेंस का है और IT कंपनियों के हैं। इनको इस तरीके से कंटेमिनेट कर देना, हैक कर देना, वो सारी की सारी मशीनरी रुक जाती है, सिस्टम रुक जाता है। इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें क्या पे करना है? नेसेसरी कॉस्ट इनकर्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन IT एक्सपर्ट।
आप उस डेटा को फिर क्या कराएंगे, डिकंटेमिनेट कराएंगे, उसको रीस्टोर कराएंगे, उसका जो कॉस्ट आएगी वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर देना है, वो भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। तो दिस डेटा रीस्टोरेशन एंड malware contamination is also covered under Plan B. Then cyber bullying, cyber stalking and loss of reputation. देखिए किस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है साइबर के क्राइम में और किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं। दिस इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड्स। कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से इनका विक्टिम हो सकता है। तो जब ये विक्टिम होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे साइबर बुलिंग अगर हम कहें तो साइबर बुलिंग के मायने क्या है, हरासमेंट, आपको हरास किया जाता है, डिफेमेशन, बेइज्जती की जाती है, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, थ्रेट ऑफ वायलेंस। सोशल मीडिया साइट्स पे हम और आप बहुत सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, घूमने गए हैं, वीडियो बना के डाल दिया, फोटोग्राफ डाल दिए और ये इस तरीके की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दी। जो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं उनको तो यही डिटेल चाहिए, वो इसी के बेसिस पर आपके डिटेल कलेक्ट करके आपका सारा डेटा लेकर के इस तरीके की कंस्पिरेसीज करते हैं कि आपको ब्लैकमेल किया जा सके, आपका कैरेक्टर को डिफेम किया जा सके, आपकी फ़ोटोज़ को क्या फ़ोटोशॉप से मैनिपुलेट किया जा सके, फिर वायलेंस की थ्रेट दी जा सके। और ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को हरास किया जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके का जो हरासमेंट है, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर है या थ्रेट ऑफ वायलेंस है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर बुलिंग विच इज ए साइबर क्राइम। FIR भी दर्ज करानी चाहिए, इसकी क्रिमिनल एक्शन भी लेना चाहिए। अब ये पुलिस का काम है, वो कितना इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, कितने कल्प्रिट्स को पकड़ पाते हैं, क्या रिकवरी कर पाते हैं। इसी तरीके का साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या है, रिपीटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर हरासमेंट। रिपीटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर हरासमेंट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जिन चीज़ों पर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट वगैरह, इन सभी पर ये सब चीज़ें बड़ी आराम से पॉसिबल हैं और रिपीटेड यूज़ किया जा सकता है साइबर क्रिमिनल्स द्वारा आपको हरास करने के लिए इन सब। तो अगर इस तरीके का क्राइम होता है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे नेसेसरी कॉस्ट फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी फॉर कमिटिंग साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग, प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ योर रेपुटेशन ओवर इंटरनेट। कितनी ही बड़ी बड़ी शख्सियत या सेलिब्रिटीज़ को या स्टार्स को इंटरनेट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इन पर डिफेम किया जाता है, ब्लैकमेलिंग भी की जाती है, थ्रेट्स भी दी जाती हैं। उन लोगों को जरा सा भी कंटेंट डाल दें फिर उसको डिलीट करने के लिए थ्रेट दी जाती है। किसी भी चीज़ को ट्रेंड कर दिया जाता है और वो ट्रेंड किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है। So this is very simple and easy to do it on the social media sites. रातों रात वायरल हो जाती हैं चीज़ें। Then cyber extortion. Cyber extortion. Any credible and unlawful threat or series of threats by third-party extortionists against you with an intention to cause harm or damage to your data on your personal device in order to extract a extortion or ransom from you.
बड़ी बड़ी रकम एज ए रैंसम डिमांड की जाती है साइबर एक्सटॉर्शन, क्योंकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा को लेकर के फिर उसको थ्रेट दी जाती है, अनलॉफुल थ्रेट, एक्सटॉर्शन किया जाता है और उसके बदले बड़ी रकम मांगी जाती है। तो अगर ऐसा कोई केस है, उसमें पॉलिसी में रिस्क तो कवर है, लेकिन कितनी? रीजनेबल एंड नेसेसरी कॉस्ट टू रिजॉल्व साइबर एक्सटॉर्शन एज वेल एज एनी रैंसम पे विद द कंसेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अगर कोई रैंसम इंश्योरेंस कंपनी की कंसेंट से पे भी करना पड़ता है तो वो रिएम्बर्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइबर एक्सटॉर्शन। देन कम्स सोशल मीडिया एंड मीडिया लायबिलिटी। वे सोशल मीडिया और मीडिया लायबिलिटी किसी भी पर्सन के लिए जो भी थोड़ा सा भी वेल नोन है, जैसे सेलिब्रिटी है या कोई बहुत पॉपुलर स्टार है, उनके साथ फ्रीक्वेंटली होती है। डेफेमेशन होता है, ब्रीच ऑफ कॉपीराइट्स होता है, टाइटल या स्लोगन या ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम, सर्विस मार्क, सर्विस नेम, डोमेन नेम, ये सब कॉपी हो जाते हैं मिनटों में। और से ब्रीच ऑफ इंटरफेरेंस और प्राइवेसी राइट्स हो जाता है। बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ ऐसे किए गए हैं। लिटिगेशन भी बढ़ता है इससे, डिफेमेशन भी हो जाती है। किसी भी पॉपुलर ब्रांड को रातों रात बदनाम किया जा सकता है। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी और बड़े फ्रिक्वेंटली होते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हो रही हैं, उस केस में कंपनी की लीगल लायबिलिटी क्या है? टू पे और रिएम्बर्स योर लीगल कॉस्ट इनकर्ड बाय यू रिजल्टिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी क्लेम्स। क्योंकि लीगली अगर जब आप एक्शन लेते हैं लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये सब इंटेंशनल है, ऑनलाइन किया गया है, मीडिया एक्टिविटीज़ में किया गया है, मीडिया लायबिलिटी है ये सोशल मीडिया पर, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द लीगल कॉस्ट फॉर दैट। देन नेटवर्क सिक्योरिटी लायबिलिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे हो सकती है भाई? जी ओके। I wanted to continue totally in English, but your team members are asking for Hindi and English both. Just you confirm, get the confirmation from them. For me, I am more comfortable in English. Apt. That is what is the issue, sir. I have to take care of your team because I have to speak in the language which the team understands. Good. Thank you. So the seventh is network security liability. Now try to understand it. Network security liability means insurance company will pay only the legal liable. Insurance company is legally liable for a third party for a cyber incident on your personal devices that you failed to prevent. What kind of damages? Damages, alterations, destruction, theft of data, DOS. DOS means distributed denial of service or attack on third party's computer system.
Now this is a new terminology which is also used as a cybercrime. If any of them is taking place, that will threaten your network security. And if your network security is threatened, company is liable to pay the compensation as legal cost incurred by you resulting from the third party claims. So normally this is also happening, and this is also one of the cyber crimes which is included by all the insurance companies in their policies. Then comes private breach and data breach liability. Privacy breach is normal, very normal. And because of our own mistakes, we are providing many things on the social media sites. So that information is manipulated, that data is manipulated. Because of that, it is very easy to breach the privacy. And even you will find, see, in every home there is Alexa almost. We presume we are using this instrument for our children for simplifying or getting the help in education. Because Alexa is answering the questions of the children's education related questions. But more often we leave it connected. No, we do not even switch off it. Even at that moment, Alexa is collecting entire information, whatever discussions are taking place in your home, whatever activities which are continuously happening in your home. So that is also collecting your information. And somewhere that data is cooked. That data is manipulated by these offenders. Sorry. So they easily manipulate and enter into your privacy. So if such thing happens, such confidential information or personal data is taken by third party, for that also legal cost is payable. So privacy breach and data breach liability by third party or by any individual, both are covered. Then a smart home cover. A smart home cover is slightly different kind of crime, because when your home instruments are used and the information is decontaminated and data is decontaminated, to restore it or to restore the content and data of your home devices, you have to incur the cost and you have to pay for the IT experts after a cyber incident. That cost could be depending upon the nature of criminal or crime or cyber incidents. Whatever cyber incident has taken to defame you, to harass you, to blackmail you, to threaten you, that data has been decontaminated. So unless you are paying to the IT experts to decontaminate it, that instrument should not be used further. This is a smart home cover. Now there are lot many risks which are not covered, in fact, because cyber crime is spreading nowadays like anything. It is spreading, it has become every home incident. So insurance companies are also taking precautions that every claim cannot be paid. Certain incidents which may not be covered under the policy, and certain incidents which are taken prior to the inception of the policy, they are obviously not covered. Some crime could be intentional, malicious, dishonest, or deliberate, or reckless. They are also excluded. Contractual liabilities are excluded. Insured versus insured is a typical word here. Insured versus insured means if two persons are committing something, that is also included from the policy coverage. Any type of cryptocurrencies, bitcoins, Ethereums, Ripples, IOTA, gamblings, they are common. So they are excluded by all the insurance companies.
Now, important in this case is that the intimation, loss intimation should be given within 72 hours. 72 hours means within 3 days, so that the immediate action can be taken, and the action by the police and other authorities should also be taken simultaneously, because as early the information is given, these bodies will activate their portal and their other systems, so there will be an operation immediately to control all these things, though the success rate is very less, because our law is not so hard, not so tough. Law needs the teeth to control these criminals. So limit of liability should not be more than of respective sections. And the limit of liability will depend upon the plan, which plan has been selected by the insured, plan A or plan B. Documents and process of claim will depend upon the kind of incident that has taken place, because all cybercrime cannot be similar. It depends upon what kind of incident has taken place. Related to that only the information will be required. What the IEVD proof or your documentations relating to the personal information may be asked by the insurance company to settle the claim. One interesting thing to you is that this product is live in both Nova CBS and AmNova. Because with the recent threats of cyber attacks and data security concerns, this product has become popular and a game changer now. So, company is taking all these steps to make it popular and providing the handy services through Nova CBS and AmNova. Now the coverage detail is most important, because two different plans are there, and both plans have been launched in a very limited manner. The entire policy is not launched, because the entire policy may take time. This is on the experimental basis, or you can say on the pilot basis. In first year, the claim ratio will be reviewed. Thereafter, only the further action will be taken to launch the policy in complete manner. So, as on date, the sum insured is restricted. Now, maximum liability under each section is rupees 20,000 in above plan. You can say, of course, sir, this is very limited. I agree. As on date, this is very limited. Maximum liability under each section is rupees 20,000. Because in plan A 5 sections are there, in plan B 10 sections are there. And one claim of one section in plan A will pay you maximum 20,000. Incident may be of 1,20,000. So that limit will prevail. Premium can be charged as per the applicable discount or loading. Payout is 20%. Payout is 20%. Now, if you want to understand certain features of the product, which is a complete policy, which sooner or later we are going to launch it, that has been designed in such a manner that the insured is given the option to select the sum insured range from 10,000 to 1 crore. This feature will come at a later stage, but the product is already approved. Product is already finalized. On experimental basis, the plan has been launched, because the complete plan will also provide the family discount, direct discount, employee discount, deductible discounts, and even floater sum insured. But for time being, we have to wait for that. As on date, you can provide these two plans only. Plan A for 1 lakh rupees at rupees 688 plus GST.
Plan B, maximum sum insured 2 lakh, premium 1230 plus GST. Plan A covered only 5 risks: theft of fund, identity theft, cyberbullying, cyber stalking, social media and media liability, and privacy breach and data breach by third party. So this is a limited cover. Plan B is slightly wider and double of it, because sum insured is 2 lakh, damage 1230, and all the 10 categories of risk are covered under this plan. Maximum claim payable under any one section is rupees 20,000, but it doesn't mean that the policy will be terminated thereafter. Policy will continue as it is, because there could be another instance in any other section which is covered under the plan. That claim will also be paid. So there is no restriction as such on the claim, number of claims, because nobody knows how many instances are taking place in a year with any such person. It depends upon our carefulness, our strict attitude towards these cyber criminals. But despite of our lot of care, certain things are still leaked and they are reaching to them, because Google is one source which is getting every kind of information. Even that can provide in 1 month's detail your monthly timer during 1 month, where you were, at which place you were there. They are also sending this kind of detail on your mail IDs. So this information, if it is in the safe hands, you are protected. But the way it is cooked and manipulated and stored, then only the crime develops, and that crimes may result into the financial losses, which may directly attack on your bank account, your credit card, your debit card, your mobile balance, even your reputation, or even violence. So this is not new now, all of you are aware, because every day the incidents are taking place. All newspapers are reporting this kind of incidences. People are suffering even in our offices, in our neighborhoods, in our families. Mostly senior citizens are attacked because they are having the funds in their accounts, maybe in the shape of FDs or other plans. But the digital arrest is a kind of crime which is by use of threat or violence, or by giving a criminal network, involvement in the criminal networks. So this kind of things are threatening you, make you afraid. So persons are emotionally blackmailed and they are doing all kind of this unwanted things. Even the bank officers were digitally arrested and they have lost crores of rupees. So this is not new now. We only have to be aware of them. So this is our plan. If you have got any questions, any doubts, you can ask me. Anybody has any questions, they can raise. Sorry. No questions? So please check your mail ID.